हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ कोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू यंग ने फेंग डू रियलम और ह्यूमन रियलम को बचाने के लिए वांगचेंग रियलम की सारी इवल स्पिरिट्स को वहीं पे सील कर दिया था, पर अभी भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। एंसेस्टर ज़ू यंग अपने एंशिएंट एलियन सेट के डिसेबल्स की किस्मत को बदलना चाहते थे और उसके लिए उन्हें लाइफ एंड डेथ बुक के साथ साथ घोस्ट लॉर्ड के गोल्डन ब्लड की भी जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ भी लिखा जाए तो वो सच हो जाता है। और इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू यंग अपने एंशिएंट एलियन सेट के डिसेबल्स की किस्मत को पूरी तरह से बदल देते हैं, जिसके बाद एंशिएंट एलियन सेट के डिसेबल्स की सारी सोल से दोबारा जन्म लेने के लिए वहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन बाकी की इवल स्पिरिट्स अभी तक भी वहाँ पे मौजूद थी, जिन्हें लेकर घोस्ट लॉर्ड के साथ साथ बुद्धा डोंगमिंग दोनों बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो तो उन्हें खत्म ही करने वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि वो सारी की सारी इवल स्पिरिट्स एंसेस्टर ज़ू यंग के सामने आकर अपना सर झुकाकर उनसे रहम की भीख मांगते हुए कहने लगे थे, हम मानते हैं कि हम लोगों से पिछले जन्म में बहुत बड़ी गलतियां हो गई थी, लेकिन प्लीज हमें भी एक और मौका दिया जाए। हम वादा करते हैं कि हम दोबारा कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अब उन इवल स्पिरिट्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यंग हेवन के खिलाफ जाते हुए उन सभी को भी दोबारा जन्म लेने का मौका दे देते हैं। अब अगर वैसे तो एंसेस्टर ज़ू यंग की जगह पे कोई और होता तो अब तक हेवन उसे खत्म कर चुका होता, लेकिन एंसेस्टर ज़ू यंग के पास हेवनली स्टोन मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू यंग हेवनली लॉ को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। और इस तरह वांगचेंग रियलम के अंदर आने वाली एक बहुत बड़ी तबाही एंसेस्टर ज़ू यंग ने खत्म कर दी थी, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक नाइन जो कि 12 डिसेबल्स में से एक था, वो उन इवल स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एंसेस्टर ज़ू यंग ने उन इवल स्पिरिट्स को आजाद करवाकर उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया था। इसके चलते हम देखते हैं कि वो जिस एनर्जी को डिवोर कर रहा था, वही एनर्जी उसके ऊपर बैकलैश करते हुए उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उसका खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट को देखकर 12 के 12 डिसेबल्स बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए थे। इवन बूची तो वहाँ पे डरते हुए कहने लगी थी, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? क्या ज़ू यंग को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल गया है? बूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग मेंग वहाँ से भागते हुए कहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया है तो तुम यहाँ पे क्या खड़ी खड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही हो? जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर वो तीनों अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि एंसेस्टर ज़ू यंग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब उन तीनों को इस तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ पे भागते हुए देखकर यिनज़ाओ वहाँ पे उन लोगों से कहती है, इस छोटे से वर्ल्ड को स्पेशली मास्टर ने हमारे लिए क्रिएट किया था, इसलिए ज़ू यंग चाहकर भी यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन अगर गलती से वो यहाँ पे आ भी जाता है तो ये हमारी दुनिया है और यहाँ पे हम लोग जैसे चाहे मर्जी ज़ू यंग के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। और तुम दोनों को लुका छुपी का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो हमारी इस दुनिया के अंदर तुम लोग दोबारा से ज़ू यंग के साथ वो गेम खेल सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आ पाएगा, क्योंकि हमारी ये दुनिया यिन यंग पावर रियलम से बनी हुई है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि ज़ू यंग इस जगह को ढूंढ पाएगा। यिनज़ाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग मेंग और बूची तीनों वहाँ पे शांत होते हुए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि वो बड़ाऊ मास्टर भी वहाँ पे यिनज़ाओ की हाँ मिलाते हुए कह रहा होता है, यिनज़ाओ बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर ज़ू यंग इस जगह को ढूंढ चुका होता तो वो सिर्फ हमारे एक ही साथी को क्यों मारता? वो हमारे ऊपर भी तो अटैक कर सकता था ना। इसका मतलब है कि ज़ू यंग अभी तक भी जगह को नहीं ढूंढ पाया, तो तुम लोगों को यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी वो सभी लोग खुद से गुमान लगाते हुए खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हैवी आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स से कह रहा होता है, वो ज़ू यंग है, वो इस जगह को किसी भी हाल में ढूंढ लेगा, इसलिए उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उस आवाज कैसा कहती है, हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे आसमान के बीचों बीच एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो सब कुछ अपने अंदर खींचने की कोशिश करने लगी थी। तभी उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से वही एंटिटी मास्टर निकल कर बाहर आता है, जो कि उन 12 डिसेबल्स का मास्टर था। अभी तक हमें इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया और ना ही इसका पूरा लुक दिखाया गया है। ये हमेशा ऐसी शैडो फॉर्म में ही रहता है, लेकिन अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो जरूर से ये मास्टर ज़ू यंग का पहला डिसेबल ज़ू यिन होगा। खैर हम देखते हैं कि ज़ू यिन की इस कमाल की एंट्री के साथ ही उसके सभी डिसेबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ने लगा था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे ना चाहते हुए भी अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। वहीं चेंग मेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, मास्टर अगर ज़ू यंग यहाँ पे आ जाता है तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर हम लोग इतना जल्दी नहीं मरना चाहते। इवन चेंग मेंग तो वहाँ पे डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगे थे, अब हम क्या करें, हम इतना जल्दी नहीं मरना चाहते। वही मिंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहने लगी थी, वैसे भी ये मौत कितनी ज्यादा बोरिंग होगी, ऐसी मौत में तो जरा सा भी फन नहीं होगा। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग भी वहाँ पे उसके हाँ मिलाते हुए कहता है, सिस्टर तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से अपना खेल भी पूरा नहीं किया, तो ब्रदर ज़ू यंग अगर यहाँ पे पहले ही आते हुए हमें मार देता है तो फिर भला उसका क्या ही फायदा होगा। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि फैटी अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहने लगा था, और मैंने तो अभी अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया, और ये कहकर वो भी वहाँ पे खिसकने की कोशिश करने लगता है। ये सारे के सारे वो डिसेबल्स थे जो कि ऑलरेडी एंसेस्टर ज़ू यंग से टकरा चुके थे, इसलिए इन सभी लोगों को एंसेस्टर ज़ू यंग की पावर्स के बारे में पता था। तो अब अगर मौत खुद चलकर उनके पास आ रही है तो
तो भला कौन नहीं डरेगा। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वो एंटिटी मास्टर वहाँ पे अपने पास से एक टायर को बाहर निकालते हुए कहता है, ये मेरी दुनिया है, इसे मैंने बनाया था, तो अगर जू यंग यहाँ पे आने की हिम्मत करता है तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। वो एंटिटी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सभी डिसेबल्स वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अब उनका मास्टर खुद उनकी हिफाजत करने वाला था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दोबारा से वांग शंग्रियालम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग शंग्रियालम अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और बुद्धा रोंगमिंग भी अपने वांग शंग्रियालम को देखते हुए कह रहा था, मेरा वांग शंग्रियालम अब पूरी तरह से खाली हो चुका है, तो फाइनली अब इस बुद्धा को भी थोड़ी शांति मिलेगी। बुद्धा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहता है, मेरे दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर एक सच्चाई ये भी है कि ह्यूमन रियलम के अंदर से बुराई कभी भी खत्म नहीं होने वाली, और जब तक ह्यूमन रियलम के अंदर बुराई रहेगी तब तक मेरा ये वांग शंग्रियालम इवल स्पिरिट से भरता रहेगा, इसलिए ये शांति हमेशा यहाँ पे नहीं रहने वाली। और ये कहकर बुद्धा रोंगमिंग एसेटा जू यंग के सामने अपना सर झुकाकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है, एसेटा जू यंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, बिना ये जाने कि आप तो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने यहाँ पे आकर हमारी मदद ना की होती तो अब तक फेंगडू सिटी के साथ साथ पूरे ह्यूमन रियलम के ऊपर भी उन इवल स्पिरिट्स ने कब्जा कर लिया होता, जिसके चलते ह्यूमन रियलम भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने वो काम किया है जो कि हमारी जिम्मेदारी थी। बुद्धा रोंगमिंग के पीछे पीछे हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे एसेटा जू यंग के सामने अपना सर झुकाकर बुद्धा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा था, बुद्धा रोंगमिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आपने सही समय पे हमारी मदद ना की होती तो अब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता। इवन घोस्ट लॉर्ड तो वहाँ पे एसेटा जू यंग के सामने बो डाउन करते हुए कहता है, हर एक लिविंग बीइंग की तरफ से मैं आपको रिस्पेक्ट पेश करता हूँ, आपने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है जिन्हें पता भी नहीं होगा कि आज वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जिंदा है। घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे ये सब कुछ कहते हुए काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि बुद्धा वहाँ पे माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, मैं पिछले हजारों लाखों सालों से यहाँ पे अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए आ रहा था, लेकिन इन लाखों सालों में मुझे एक बार भी आराम का मौका नहीं मिला, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ एसेटा जू यंग की वजह से मुझे भी आराम करने का मौका मिल गया। तो ब्रदर जू, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ शांति फैल गई है, तो क्या आप हमारे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? बुद्धा रोंगमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए वांग शंग्रियालम की वैली की तरफ देखने लगे थे। एसेटा जू यंग को वहाँ पे इस तरह से कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर बुद्धा रोंगमिंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आपके अपने मैटर्स होंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन अगर कभी भी आपको या आपके टैलेंट सेट को हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो फेंगडू सिटी हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। बुद्धा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, बात में क्यों, मुझे अभी आपकी फेंगडू सिटी की जरूरत है। और ये कहकर एसेटा जू यंग वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड की तरफ देखते हैं, जो देखकर घोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे लाइफ एंड डेथ बुक के साथ साथ लाइफ पेन के साथ साथ अपना बाजू भी आगे करते हुए कहता है, बोलिए ब्रदर जू यंग, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आपको किसकी किस्मत चेंज करवानी है, बस आप मुझे उसका नाम बताइए। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हारी लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर 9 यूनिवर्सेस के अंदर मौजूद हर किसी की किस्मत मौजूद है? एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन माफ कीजिएगा, आपका नाम किसी भी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने अब तक सारी लाइफ एंड डेथ बुक्स को पढ़ लिया है, पर आपका नाम मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। अब ये तो होना ही था, क्योंकि एसेटा जू यंग कोई आम इंसान नहीं थे, तो उनका रिकॉर्ड लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर कैसे हो सकता था? ऊपर से जब एसेटा जू यंग का जन्म हुआ था तो हर कोई उन्हें खत्म करना चाहता था, क्योंकि एसेटा जू यंग द क्रिएशन ऑफ गॉड्स के बेटे थे और उनका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था। खैर ये एक लंबी स्टोरी है जिसे किसी दिन हम लोग किसी स्पेशल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अपनी मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं, जहाँ पे बुद्धा रोंगमिंग लाइफ एंड डेथ बुक को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ब्रदर जू यंग, क्या आप किसी की किस्मत को चेंज करना चाहते हैं? बुद्धा रोंगमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो वहाँ पे बूजी वाले फेस मास्क को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फेंगडू सिटी के अंदर आए थे। उस मास्क को देखकर पहले तो वहाँ पे बुद्धा रोंगमिंग और घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर उस मास्क के बारे में पता लगाने के लिए घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे अपने पास से मल्टीपल लाइफ एंड डेथ बुक्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि सीधे जाकर एसेटा जू यंग के सामने ओपन हो जाती हैं, जो देखकर एसेटा जू यंग भी वहाँ पे उस फेस मास्क की एनर्जी को सीधे वहाँ पे उस बुक्स के अंदर डालना शुरू कर देता है, ताकि वो उससे मिलती जुलती एनर्जी या उस पर्सन के बारे में पता लगा सके। वैसे तो एसेटा जू यंग को पता था कि ये मास्क किसका था, लेकिन अजीब बात ये थी कि एसेटा जू यंग को अभी तक भी यही महसूस हो रहा था कि इस फेस मास्क का जो ओनर है वो अभी भी जिंदा है, जबकि बूजी को तो एसेटा जू यंग ने अपने हाथों से मारा था। खैर एसेटा जू यंग वहाँ पे उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सभी लाइफ एंड डेथ बुक्स के अंदर से उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते काफी ज्यादा मेहनत के बाद एक बुक एक पेज के ऊपर आके रुक जाती है, जिसके ऊपर बूजी नाम लिखा हुआ था। बूजी का नाम पढ़कर हम देखते हैं कि रिंजू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो बूजी है, लेकिन बूजी को तो एसेटा जू यंग ने पहले ही मार दिया था, तो उसके बावजूद भी लाइफ एंड डेथ बुक उसे जिंदा क्यों दिखा रही है? रिंजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, अगर उसका ये डिवाइन
डिवाइन ट्रायर हम सभी लोगों को फेंगडू सिटी के अंदर ला सकता है तो वो जिंदा क्यों नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि वो सारे डिसेबल से जिन्हें एंसेस्टर जू यंग ने मारा था वो सारे के सारे जिंदा होंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर से बूजी की लाइफ एंड डेथ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे वंशंग रियलम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगा था, जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे डिसेबल्स बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे क्योंकि उनके मास्टर ने कंफर्म कर दिया था कि एंसेस्टर जू यंग कभी भी वहाँ पे आते होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग का मुकाबला करने के लिए अपनी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जगह जगह पे ट्रैप्स बिछाने लगे थे। इवन चैंग मिंग तो वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करके अपने क्लोन्स को वहाँ पे बुलाते हुए कहने लगे थे, जल्दी आओ, तुम लोगों को अब हमारी मदद करनी होगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग एंटिटी मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी जगह पे बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी आंखें खोलते हुए कोल्ड टून में कहता है तो उसे हमारे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पता चल ही गया, जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम दोबारा से एंसेस्टर जू यंग को देखते हैं जो कि बूजी की लाइफ एंड डेथ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे उसी एक्सट्रैक्ट की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी स्पेस एंड टाइम पावर से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन कर देते हैं जो कि सीधा उन लोगों को वहाँ पे उसी एनर्जी वाली लोकेशन के ऊपर ले जाने वाला था। अब जैसे ही वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलकर बाहर आने लगती है तो घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पेस एंड टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करते हुए डोंगमी और लियूजियान से कहते हैं, तुम दोनों वापस टालैंड सेक्ट जाओ और जाकर किन्सुई को बताओ जंग स्टार्ट हो चुकी है तो वो अपने लोगों के साथ तैयार रहे। एंसेस्टर जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके मास्टर, जैसा आप कहें। जबकि हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे लियूजियान से कहने लगा था तो फाइनली वो वक्त आ ही गया जब एक बार फिर से मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने का मौका मिलेगा। मुझे तो लगा था कि मेरी बूढ़ी हड्डियों को दोबारा कभी भी फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब मेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जिस पे लियूजियान वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो जंग में देखेंगे कि कौन ज्यादा लोगों को मारता है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे जल्दी से उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग भी अपने डिसेबल्स के साथ उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। घोस्ट लॉर्ड जिसे वो जगह काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी वो भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए एंसेस्टर जू यंग के पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को उसी स्पिरिट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ उन डिसेबल्स ने मिलकर ट्रैप्स बिछा दिए थे। तभी हम देखते हैं कि उस खतरनाक जगह के बीचों बीच एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और एंसेस्टर जू यंग अपने सभी डिसेबल्स के साथ निकल कर बाहर आते हैं। अब जैसे घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे खत्म रखता है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा था ये जगह बिल्कुल फेंगडू सिटी की तरह लग रही है। इवन यहाँ की पावर्स, यहाँ के रूल्स बिल्कुल हमारी फेंगडू सिटी की तरह है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि आप लोगों को अपने सामने जो स्प्रिंग वाटर दिखाई दे रहा है इसका ओरिजिन बिल्कुल वंगचंग रियलम जैसा लग रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जगह मिनी फेंगडू और मिनी वंगचंग रियलम है। इस दुनिया को जिस किसी ने भी बनाया है वो इसका इस्तेमाल करते हुए मरी हुई सोल्स को यहाँ पे बुला सकता है और जैसे चाहे मर्जी उन्हें कंट्रोल कर सकता है, यानी कि उसकी लाइफ एंड डेथ उसके हाथ में है। यानी कि हमारे फेंगडू सिटी के अंदर एक अलग फेंगडू चल रहा है। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया होगा, कोई अपने खास लोगों को फेंगडू सिटी के रूल से बचाना चाहता होगा और उसके लिए उसने अपने अलग से फेंगडू बना दिया होगा। और ये कहकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहने लगा था, मुझे तो लगता है कि जानबूझकर यहाँ पे इस भूल भुलैया को बनाया गया है और ये किसी तरह का कोई ट्रैप है ताकि ऐसे तजुया खुद यहाँ पे आते हुए उनके ट्रैप के अंदर फंस सके। नहीं, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रैप को सुलझाना होगा। लेकिन बेचारा घोस्ट लॉर्ड अभी वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए सब कुछ कह ही रहा होता है कि तब तक हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग वहाँ से आगे बढ़ चुके होते हैं, जो देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं एंसेस्टर आगे मत बढ़िए, ये एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग तो जानबूझकर वहाँ पे उस ट्रैप के अंदर फंसते हुए एक धागे के ऊपर अपना पाँव रख देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारे डिसेबल्स जिन्हें एंसेस्टर जू यंग ने मौत के घाट उतारा था वो सारे के सारे एक साथ ही एक्टिवेट होते हुए चारों तरफ से आगे बढ़ते हुए अपने अपने अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर जू यंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो गया था, जो देखकर एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, इन बुज़दिलों से तुम इतना क्यों डर रहे हो, मेरे लिए चूहे के बराबर है। और ये कहकर एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। एंसेस्टर जू यंग कैसे कहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि जैसे वो जाकर उनकी सोल्स के साथ टकराती है तो उन सभी की सोल्स भी वहीं पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये 12 डिसेबल्स का अपना फेंगडू था तो इसलिए हम देखते हैं कि वो सारी सोल्स मरने
के बाद स्प्रिंग वाटर के अंदर दोबारा से जिंदा होना शुरू हो जाती है, जो देखकर एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाकर उनके जिंदा होने के सोर्स को वहाँ पे सबके सामने ले आते हैं, जो देखकर मिस निंग यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, एक ऐसा पर्सन जो कि फेंग डू जैसा अपना एक फेंग डू बना सकता है, जिसके अंदर मरे हुए लोगों की सोल्स कभी भी खत्म नहीं होती, वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा होती रहती है। ऐसी जगह को बनाने वाला कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। तो क्या इस सब के पीछे उसी का हाथ होगा जो उन 12 डिसेबल्स का मास्टर है, यानी कि मास्टर जू जियान का पहला डिसेबल जू जे ने। अब निंग यू का इतना कहना था कि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देते हैं और अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए एक ब्लैक होल क्रिएट कर देते हैं, जो कि जैसे ही वहाँ पे आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पे मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। ना तो वंगशंग रियलम वाला स्प्रिंग वाटर बच पाता है, जिसके इस्तेमाल से वो लोग बार बार वहाँ पे जिंदा हुए जा रहे थे, और ना ही उनकी सोल्स बच पाती हैं। वो सारी की सारी सोल्स ब्लैक होल के अंदर जाते हुए कह रही थी, नहीं हम नहीं मरना चाहते, और कुछ सोल्स वहाँ पे घबराते हुए कह रहे थे, क्या हम बाकी में ही मरने जा रहे हैं। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि एंसेस्टर जू यंग का ब्लैक होल उन सभी को वहाँ पे अपने अंदर खींच चुका होता है, जो कि अपना काम खत्म करने के बाद जैसे एंसेस्टर जू यंग के पास आता है तो एंसेस्टर जू यंग उसे वहाँ पे एक्सप्लोड कर देते हैं। और ये सब कुछ खत्म करने के बाद एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे मिस निंग यू की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, ये उसकी पावर नहीं है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। अब एंसेस्टर जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीना ऊपर हवा में उड़ते हुए कहती है, अगर ये 12 डिसेबल्स का हेडक्वार्टर है तो हम यहाँ पे उनकी लाइफ फोर्स को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ पे इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना होगा। लीना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ हो सकता है हमें यहाँ पे कोई और डिवाइन ट्रायल भी मिल जाए। लेकिन ये कहकर जैसे बर्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अनजाने में उसका पाँव वहाँ पे एक धागे के ऊपर पड़ जाता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो जाता है। अगर एंसेस्टर जू यंग ने वहाँ पे सही समय पे उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट ना किया होता तो अब तक बर्नी क्रो का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका होता। अब ये तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक वहाँ पे उन सभी लोगों के ऊपर हमले होने लगे थे। जगह जगह पे छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे, जो देखकर घोस्ट लॉर्ड भी वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, ये जगह अचानक से कोलैप्स क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि स्पेस यहाँ की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे 4 डिसेबल्स की लाइफ फोर्सेस भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एंसेस्टर जू यंग उन्हें वहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं और वो तुरंत ही अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे पकड़ते हुए सीधा अपने पास ले आते हैं। वहीं सब कुछ खत्म होने के बाद बर्नी क्रो खुश होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर इस तरह से अचानक से अटैक करने की, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी सामने नहीं आता, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहने लगा था, कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, पर उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू यंग वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद लाइफ एंड डेथ बुक को बाहर निकाल लेते हैं और उन 4 डिसेबल्स की लाइफ फोर्सेस को वहाँ पे इस बुक के अंदर डालते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, ओपन। अब एंसेस्टर जू यंग कैसे कहती है, हम देखते हैं कि वो लाइफ एंड डेथ बुक बहुत ही तेजी के साथ अपने पन्ने पलटने लगती है और देखते ही देखते वो एक जगह पे जाके रुक जाती है, जिसके साथ ही एंसेस्टर जू यंग को वहाँ पे बाकी बचे हुए 4 डिसेबल्स के नाम भी पता चल जाते हैं, जो कि सीधा उस बुक से बाहर निकलते हुए एंसेस्टर जू के चारों तरफ घूमने लगे थे। और इस बात का एहसास उस एंटिटी मास्टर को भी हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके आसपास जो 4 डिसेबल्स मौजूद होते हैं अचानक से उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। इवन उनके मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, जो देखकर वो एंटिटी मास्टर गुस्सा होकर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए गुस्सा होकर कहता है, कमीने कहीं के, तुमने मेरे स्पिरिट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे डिसेबल्स को मौत के घाट उतार दिया, मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया, इसलिए ये तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने दूंगा, वो भी इतना सब कुछ करने के बाद। और ये कहकर वो एंटिटी मास्टर वहाँ पे 4 रियलम्स के अंदर अपना ऑर्डर पहुंचाते हुए कहता है, बाकी बचे हुए 4 रियलम्स की प्रोटेक्शन और भी ज्यादा बढ़ा दो, तुम लोगों की जाने क्यों न चली जाए, पर उसके बावजूद भी तुम लोगों को इन 4 रियलम्स की हिफाजत करनी होगी, खास तौर पर 4th रियलम की, क्योंकि जू यंग का अगला टारगेट 4th रियलम ही होने वाला है। अब एंटिटी मास्टर के आदेश पाकर हम देखते हैं कि वहाँ के सारे डीमंस अपने अपने काम में लग जाते हैं। इवन ये डीमंस तो वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हम वहाँ पे क्योस डीमंस को भी देखते हैं, जिनका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को अपने हाथ पे उठा सकते थे। चारों तरफ वहाँ पे एंटिटी मास्टर की खतरनाक क्योस पावर फैलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे 12 डिसेबल्स में से एक नू ही को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बैठते हुए कह रहा था, आ जाओ जू यंग, मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे 12 डिसेबल्स में से एक और को दिखाया जाता है, जिसका नाम आउसी होता है, जो कि एंसेस्टर जू यंग को याद करते हुए कह रहा होता है, आ जाओ जू यंग, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार कर रखा है, मैं तुम्हारे आने का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें एक एक करके बाकी के दोनों डिसेबल्स भी दिखाए जाते हैं। ये चारों डिसेबल्स वो थे जो कि बाकी के 4 रियलम्स के ऊपर राज करते थे और डार्क एंटिटी मास्टर इन्हें कंट्रोल करता था। डार्क एंटिटी मास्टर की धमकी के बाद हम देखते हैं कि चारों डायमेंशंस के अंदर अलग अलग डार्क पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्योस मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आने लगे थे, जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम लोगों को बियॉन्ड द रियलम्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डार्क एंटिटी मास्टर वॉइड के बीचों बीच खड़ा
होता है। वो वहाँ पे डार्क पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी आर्मी को वहाँ पे बुला चुका था और तभी वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, वो पावर जिसने एंशिएंट टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय किया था, ज़ू यंग, वही पावर अब तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आ रही है। मैं भी देखता हूँ तुम इस खतरनाक पावर को कैसे बर्दाश्त कर पाते हो। लेकिन अभी वो डार्क एंटिटी मास्टर वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी हम एंसेस्टर ज़ू यंग को अपने सोल सी रेलम के अंदर अपने हेल गॉड वाले सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जिनके सामने एक बोर्ड गेम पड़ी हुई होती है, जिस गेम के अंदर वो अपनी चाल चलते हुए कोल टून में कह रहे होते हैं, तुमने तो अपना खेल दिखा दिया, पर अब मेरी चाल की बारी है। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू यंग वहाँ पे अपनी चाल चलते हुए कहते हैं, तुम इन प्यादों के सर पे इतना ज्यादा उड़ रहे हो जिनकी मौत मैं पहले ही लिख चुका हूँ। एंसेस्टर ज़ू यंग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साथी उसके चारों डिसेबल्स जो कि चारों रेलम्स के ऊपर राज करते थे, उनके ऊपर हमले होना शुरू हो जाते हैं। उनके ऊपर होने वाला हर एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनके होश ही उड़ चुके होते हैं। वो चारों डिसेबल्स जो कि थोड़ी देर पहले तक इतना ज्यादा उड़ रहे थे, एंसेस्टर ज़ू यंग के खतरनाक अटैक को आते हुए देखकर तो उन चारों के होश ही उड़ चुके थे। और जब एंसेस्टर ज़ू यंग उस बोर्ड गेम के अंदर अपनी आखिरी चाल चलते हैं तो उसके अंदर जो ब्लैक पीस मौजूद होते हैं वो सारे के सारे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते अब उस गेम के अंदर सिर्फ व्हाइट पीस ही बाकी बचे थे, जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू यंग वहाँ पे चाय का सिप लेते हुए कोल टून में कहते हैं, उन चारों के बाद अब तुम्हारी बारी है। एंसेस्टर ज़ू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डार्क एंटिटी मास्टर गुस्सा होकर एक साथ ही अपनी केओस एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, ज़ू यंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जब तुमने चंग का आगाज कर ही दिया है तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली तबाही किसे कहते हैं। जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम लोग किनसुई को देखते हैं जो कि टैलेंट सेट की आर्मी को लीड कर रही होती है। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी आर्मी को कमांड देते हुए कहती है, एंसेस्टर ज़ू यंग ने पांचों रेलम्स की जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर सौंपी है। वो 12 डिसेबल्स हमारे साथ फाइट करने के लिए आ रहे हैं अपनी खतरनाक आर्मी के साथ, लेकिन हमें उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना होगा। ध्यान रखना उन 12 डिसेबल्स में से कोई भी जिंदा बचकर वापस ना जा पाए। किनसुई कैसा कहती है, हम देखते हैं कि टैलेंट सेट की आर्मी बहुत ही तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।